हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 से 12 ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 दिन पॉलिटिकल साइंस, 2 दिन इतिहास की क्लास करवा चुके हैं। आज हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, ज्योग्राफी का हम आज कक्षा 6 का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें कि हम पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 14 तक का सॉल्यूशन करेंगे। ये सीरीज जो है बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई-4, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी एवं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है और ये पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। खास करके टीआरई के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई, बीएसएससी इन सबों में जो है एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर एग्जाम में एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन खासकर बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सीरीज हम जारी रखेंगे और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और कोई भाई कह रहे थे कि पहले हिस्ट्री को समाप्त कर दिया जाए, तो प्रयास करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो सब साथ में समाप्त होगा। इसीलिए 2 दिन करके चलाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। बाकी जैसा आप लोग कहिए। अभी फ़िलहाल हम 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटिकल, 2 दिन ज्योग्राफी करवा रहे हैं और संडे को हम कोई दूसरा ले लेंगे, इकोनॉमिक्स ले लेंगे। ऐसा करने से हमारा ये साथ में समाप्त होगा और एक साथ सारे किताब समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सर्दी की वजह से गला फंस गया है, तो कृपया मैनेज कीजिएगा। ज्योग्राफी का हमारा पहला अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी। चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन जो है सही है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार पूर्णिमा वाली रात को देख सकते हैं। तीसरा कथन है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ये सभी कथन जो है सही है। इसका विश्लेषण जो है, जो उपयुक्त होगा पढ़ने के लिए मैं उसको पढ़ूंगा, बाकी को स्किप करता जाऊंगा। देख लेते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, सर्दी की वजह से जो है गले में खराश हो गई है। हम रात की अपेक्षा दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे जो है सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण नहीं देख पाते हैं। प्रश्न है, हम रात की अपेक्षा दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसे हम इसलिए नहीं देख पाते हैं कि सूर्य का जो है अत्यधिक तेज प्रकाश होता है, इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं।
अगला प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे क्या कहलाती है? तो उसे हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे क्या कहलाती है? तो वे कहलाती है खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे खगोलीय पिंड कहलाती है। अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खगोलीय पिंड तथा आकाशीय पिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से सही है केवल 1, 2 और 3। केवल 1, 2 और 3 ये जो है गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। और तीसरा है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ये तीनों कथन सही है, जबकि चौथा नंबर कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, रात्रि में आसमान की ओर तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? रात्रि में आसमान की ओर तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कहलाती है। इसका विश्लेषण देखेंगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप चारों ओर आप जो है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि यानी सप्त सात और ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका संबंध है नक्षत्र मंडल से। नक्षत्र मंडल से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से संबंधित स्मॉल बियर या सप्तऋषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 नंबर कथन जो है सही है। यह नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का भाग है। यह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। केवल 1, 2 और 4 नंबर कथन जो है सही है। क्या है? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। और ये 4 नंबर पर कथन है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ये कथन सही है। अब बाकी ये 3 नंबर कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है एवं वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। पृथ्वी जो है जिस पर हम रहते हैं वह ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ये तीनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, 1 मिनट। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 ये चारों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 88 दिन पूरा करता है। एक परिक्रमा जो है 88 दिन में पूरा करती है।
बुध अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में पूरा करती है। शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिनों में पूरा करती है। शुक्र अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिनों में पूरा करती है। इस तरह से ये चारों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन या 255 दिन, ये जो है उसका विश्लेषण था और प्रश्न हमारा है 12 नंबर। ये पृथ्वी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये है 1, 2 और 3, ये तीनों कथन जो है सत्य है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है। इसकी मात्रा एक उपग्रह चंद्रमा है। इसकी मात्र एक उपग्रह जो है चंद्रमा है। ये तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मंगल ग्रह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से जो है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सत्य है और बाकी असत्य है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा करता है। दूसरा कथन है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है। ये दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। और इसका राइट आंसर है, आंसर इसका नीचे दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, केवल 1 और 2, यानी दोनों कथन जो है सही है। इसका दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है और 2 ही कथन दिया हुआ है। यह सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टानों से बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 4 और 6। केवल 1, 2, 4 और 6, यानी 3 नंबर छोड़कर, 3 और 5 को छोड़कर सब आंतरिक ग्रह के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से हैं, 1, 2, 4 और 6। ये बुध है आंतरिक ग्रह, मंगल है आंतरिक ग्रह, पृथ्वी है आंतरिक ग्रह और शुक्र है आंतरिक ग्रह। ये बृहस्पति और शनि जो है आंतरिक ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन जो है सत्य है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने में पूरा करता है, यानी लगभग 12 साल में पूरा करता है बृहस्पति ग्रह। यह जो है अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सत्य है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है, यानी ये दोनों कथन जो है सत्य है, बाकी तीसरा नंबर कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, यूरेनस के ग्रह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। यूरेनस के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह एक आंतरिक ग्रह है। यह कथन जो है सही नहीं है, बाकी सब कथन सही है। अगला प्रश्न है, नेपच्यून ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक बौना ग्रह है। यह कथन जो है इसका असत्य है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इन कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है और 2 ही कथन दिया हुआ है। यह सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ये दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाह्य ग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 1, 2, 4 और 5 जो है बाह्य ग्रह है। 1, 2, 4 और 5 बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, मंगल नहीं है। बृहस्पति जो है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। 1, 2, 4 और 5 बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है बाह्य ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है और 2 ही कथन इसमें दिया हुआ है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 नंबर कथन जो है सत्य है। चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 2 नंबर कथन सत्य है और 2 ही कथन इसमें दिया हुआ है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। दूसरा कथन है, इसे हम सौर परिवार का नाम से भी जानते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से सत्य कौन सा कथन है। तो ये पहला नंबर कथन भी सत्य है। यह सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये सत्य है। और दूसरा कथन है यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। और तीसरा है इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों कथन जो है इसका सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 1 और 2 नंबर कथन सत्य है और 2 ही कथन इसमें दिया हुआ है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम बताइए क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये जो है सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम है 8 ग्रह का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 2 जो है कथन सत्य है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। और दूसरा कथन है, यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना तथा अध्ययन करना। ये दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी युग्म जो है सही है। जियो प्लस लॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मेट्री यानी पृथ्वी का मापन और जियो प्लस ऑइड यानी पृथ्वी के आकार का अनुरूप। ये तीनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 कथन जो है सत्य है। केवल 1, 3 और 4 नंबर कथन सत्य है। देख लेते हैं।
सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं जो कक्षा कहलाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अगला है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन जो है सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 नंबर कथन जो है सही नहीं है। क्या है 3 नंबर में? केपलर ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये जो है केपलर ने नहीं कहा था, इसलिए 3 नंबर कथन असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3 नंबर कथन जो है सही है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा एवं आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है, जिसका अर्थ जो है पृथ्वी के समान आकार है। अगला कथन है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ये तीनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन जो है सत्य है। यह न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इन्हें समय लगता है 8 मिनट। एक्चुअली 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, लेकिन ऑप्शन में 8 मिनट दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हम मानेंगे 8 मिनट। अगला प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले किसकी सतह पर कदम रखा था? इन्होंने जो है चंद्रमा के सतह पर सबसे पहले कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को, और वो व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है एवं अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की तरह दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी जो है 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3 नंबर कथन सत्य है, और 3 कथन ही दिए हुए हैं इसमें। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं
जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है। यह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। अगला कथन है, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उपस्थित निम्न में से कौन से भारतीय उपग्रह हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित जो है निम्न में से कौन से भारतीय उपग्रह हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 5 जो है भारतीय उपग्रह हैं। 1, 2 और 5 क्या है, तो पहला है इनसैट, दूसरा है एडुसैट और तीसरा है IRS। ये तीनों जो है भारतीय उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, केवल एक भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 नंबर कथन जो है सत्य है। इसकी सतह पर जो है पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और तीसरा है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 नंबर कथन जो है सत्य है और 3 कथन इसमें दिया हुआ है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंडों की भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ये तीनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है और 2 ही कथन इसमें दिया हुआ है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड पूरी तरह से जो है जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे जो है बन जाते हैं। दोनों कथन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सत्य है। 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों का समूह है जो आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक एक चौड़ी सफेद पट्टी की तरह फैली होती है। यह पट्टी आकाशगंगा है जो हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस तरह से तीनों कथन जो है इसका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 नंबर कथन जो है सही है।
आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक परिक्रमा, एक प्रणाली है। आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है। हम लोग पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। बिल्कुल सही है। हमारा सौरमंडल जो है आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 नंबर कथन सही है। यह जो है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक स्वरूप है, प्रतिरूप है, जिस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ग्लोब के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सही है। केवल 1 और 2 नंबर कथन सत्य है। इसमें जो है एक झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। इसमें एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। और दूसरा है, ग्लोब पर जो है वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वे उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सही है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा होती है। दूसरा है, विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 जो है तीनों सही है। कथन 1, 2 और 3 तीनों जो है सही कथन है। पढ़ लेते हैं तीनों कथन। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक विषुवत वृत्त के ऊपर में उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दूसरा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है जिसे अंश में मापा जाता है। और तीसरा कथन है, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है जबकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये तीनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सही है। केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है। क्या है 1 और 2 नंबर कथन में? 90 अंश जो है उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और दूसरा है 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये दोनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। न तो एक और न ही दो कथन सही है, यानी दोनों का दोनों कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 जो है सही नहीं है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है। और 3 नंबर कथन है, ब्राज़ील में जो है बेलो हेरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ये दोनों कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? 1 का ख, गो, घो, को। ख, गो, घो और को। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में झुका हुआ है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। और उत्तर ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तर में है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 3 नंबर कथन जो है सही नहीं है। अब बाकी सब सही है। क्या है 3 नंबर में? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर होता है। यह कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सही है। क्या है? ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। और दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये दोनों कथन जो है सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 नंबर कथन जो है सही नहीं है। अब बाकी 1 नंबर कथन जो है सही है। क्या है 2-3 में? कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है सूर्य क्षितिज रूप से ज़्यादा ऊपर पाया जाता है। यह कथन गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में तापमान मध्यम होती है, इसलिए ये शीतोष्ण कहलाते हैं। यह कथन भी गलत है। 1 नंबर कथन सत्य है। ये वाला कथन जो है सत्य है, बाकी ये दोनों असत्य है। अगला प्रश्न है, टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप है। टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप है जो एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। यह क्रमशः किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह जो है टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में है और मॉरिशस द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है देशांतरीय यमोत्तर। देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देशांतरीय यमोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, यानी चारों कथन जो है सही है। देशांतरीय यमोत्तर जो है अर्धवृत्त होते हैं। सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में ध्रुवों पर मिलती है। इनके बीच की दूरी जो है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अगला है, देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई एक समान होती है। ये चारों कथन सही है।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है? ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है ग्रीनविच में। ग्रीनविच में जो है ब्रिटिश राष्ट्रीय वेधशाला राजकीय वेधशाला स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 जो है तीनों सही है। देखते हैं, प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। बिल्कुल सही है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये कथन भी सही है। और 1 नंबर कथन क्या था? 1 नंबर कथन था कि प्रमुख यमोत्तर का मान जो है, प्रमुख यमोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ये भी सही कथन है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर किसके द्वारा ग्रिड बनी होती है? ग्लोब पर किसके द्वारा ग्रिड बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के द्वारा। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं द्वारा ग्रिड बनी होती है और देशांतरीय यमोत्तर के द्वारा ग्रिड बनी होती है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं किससे? ग्लोब पर किसी भी स्थान का पता जो है आसानी से किससे लगा सकते हैं? तो ये लगा सकते हैं अक्षांश एवं देशांतर से। ग्लोब पर किसी भी स्थान का पता आसानी से अक्षांश एवं देशांतर से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, असम में धुबरी किस अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है? असम में धुबरी किस अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है? तो ये है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है धुबरी असम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सही है। दोनों कथन जो है यहीं पर दिया हुआ है ऊपर में ही, ये दोनों सिर्फ सही है, बाकी असत्य है। कि पूरे विश्व में जो है समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। दूसरा है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाले परछाइयों से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर संध्या होगी। ये तो पहले प्रश्न का ही था, ये गलत था। 1 और 2 नंबर सिर्फ सही था। अगला प्रश्न है, निम्न कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन कारण जो है प्रश्न का सटीक उत्तर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन सही है एवं कारण गलत है। देख लेते हैं, कथन में दिया है ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। यानी कथन ये बोल रहा है सही है। और कारण में क्या है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। कारण बिल्कुल गलत है और कथन जो है सही है, कारण गलत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में जो है 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ भी दोपहर का 1 बजा होगा। यहाँ पर जो दोपहर का 1 बजा होगा। अगला प्रश्न है,
जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर होगा मध्य रात्रि। उस समय 180 डिग्री पर होगा मध्य रात्रि। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में कितने बजते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। दिन के 12 बजते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अंतर होगा तो कितना अंतर होगा? तो ये अंतर होगा लगभग 1 घंटा 45 मिनट का। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानक यमोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 जो है तीनों सही है। अब कथन क्या कहता है, भारत में जो है 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय में को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तीसरा है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सही है भारत के संदर्भ में। क्या है इसका? तो ये है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व जो है 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। और दूसरा कथन है, यहाँ का समय जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटा। ये दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से जो है 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 नंबर कथन जो है सही है। कथन जो है 1 और 2 दोनों सत्य है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। और इसका राइट आंसर है, इसका आंसर इस तरफ होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। केवल 1 नंबर कथन जो है सही नहीं है, अब बाकी सब सही है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय स्थल से सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है, अब बाकी सब कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग में दिन होते हैं। पृथ्वी के कौन से भाग में दिन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य की ओर आने वाले भाग में जो है दिन होते हैं। पृथ्वी के सूर्य की ओर आने वाले भाग में दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त वृत्त क्या है। प्रदीप्त वृत्त क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 नंबर जो है दोनों सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और पृथ्वी के घूर्णन के समय काल पृथ्वी की दैनिक गति है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो ये होते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इस वजह से पृथ्वी पर दिन और रात दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो इनमें से जो है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन जो है उपयुक्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। अगला है, पृथ्वी के दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय में ठंड पड़ेगी। तीसरा है, इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ये तीनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये बताया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल होती है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। और दूसरा है कि पृथ्वी 1 वर्ष या 366.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 नंबर कथन जो है सही है, बाकी सब असत्य है। तो क्या है इसमें, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और दूसरा है, इस वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसलिए कथन 1 और 3 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये लगाती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 सही है। सामान्यतः एक वर्ष में को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। और दूसरा है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। इस तरह से ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सॉरी, ये प्रश्न नहीं है, ये कथन है। प्रश्न ये है कि पृथ्वी की उत्तर आयनात अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सही है। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है। और दूसरा है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ये दोनों कथन सत्य है।
अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी उत्तर आयनात की अवस्था में होती है तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके परिणाम स्वरूप जो है उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की दक्षिण आयनात अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें जो है केवल 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सत्य है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ये तीनों कथन जो है सत्य हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में जो है किस ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाता है? तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विषुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 जो है तीनों कथन सही है। अब देखते हैं तीनों कथन में क्या क्या है। विषुव के संदर्भ में जो है यह जो है इस अवस्था में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। दूसरा है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। और तीसरा है, इस अवस्था में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। ये तीनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 जो है दोनों सही है। 1 और 2 कथन दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। दूसरा कथन है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये दोनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। केवल 2 और 4 कथन जो है सही है। तो क्या है? पृथ्वी के परिक्रमण होगा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो पृथ्वी के परिक्रमण है इसका कारण, और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होना इसका कारण है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो है ये दोनों नंबर कथन सही होगा। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इस तरह से ये दोनों कथन सही है। और इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इसमें हम ज्योग्राफी जो है शुरू से पेज नंबर 14 तक पढ़े हैं। कक्षा 6 का है मेरा ये ज्योग्राफी। अगले वीडियो में जो है कक्षा 6 का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। उसमें जो बचा हुआ है पेज नंबर 15 से लेकर 28 तक वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।